प्यारे बच्चों, खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। टैगोर जी अकेडमी सूरजगढ़ में ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बिजनेस मैनेजमेंट में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था अभिप्रेरण की विचारधाराएं, मोटिवेशन की कॉन्सेप्ट और थ्योरीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। कल मैंने आपको इसकी दो कॉन्सेप्ट या विचारधाराओं के बारे में मैंने आपको बताया था। एक तो बताया था कि मास्लो की आवश्यकता क्रमबद्धता विचारधारा, और दूसरी मैंने आपको बताई थी द्विघटक विचारधारा, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग की द्विघटक विचारधारा। इन दोनों के बारे में कल हमने अध्ययन किया था। कल मैंने आपको बताया था कि मास्लो आवश्यकता क्रमबद्धता विचारधारा 5 प्रकार की मानवीय आवश्यकताओं के ऊपर मैंने आपको आधारित बताई थी। इनमें शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, सामाजिक या क्षणिक अपनत्व की आवश्यकताएं, और अहम या स्वाभिमान संबंधी आवश्यकताएं, और आत्म विकास या आत्म संतुष्टि की आवश्यकताएं, ये मैंने मास्लो की बताई थी। उसके बाद में दूसरी जो विचारधारा हम लोगों ने पढ़ी थी वो थी फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग की द्विघटक विचारधारा, मैंने आपको बताई थी। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो विचारधारा है 2 प्रकार के घटकों के ऊपर आधारित होती है। एक स्वास्थ्य या आरोग्य घटक, और दूसरी जो इसका जो है वो है अभिप्रेरक घटक। इस प्रकार से 2 प्रकार के घटकों के ऊपर ये आधारित होती है। ये चीजें हमने कल पढ़ी थी। आज तीसरी प्रकार की जो विचारधारा इसकी आती है वो है अक्ष एवं वाई, अक्ष वाई विचारधारा। अक्ष वाई विचारधारा का जहां तक प्रश्न है, इसका जो प्रतिपादन किया वो है लेखक, राइटर एवं मनोवैज्ञानिक डगलस मैकग्रेगर। डगलस मैकग्रेगर। इस प्रकार अभिप्रेरण की ये जो मोटिवेशन की एक्स एवं वाई जो थ्योरी है, इसके जो प्रतिपादक हैं, इसके जो राइटर हैं, ये डगलस मैकग्रेगर के नाम से जाने जाते हैं। ये लेखक एवं मनोवैज्ञानिक थे। इस प्रकार से इन्होंने एक्स एवं वाई विचारधारा का प्रतिपादन करने के लिए इन्होंने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम है मैंने साइड ऑफ इंटरप्राइजेज, ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइजेज नाम की इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, जिसमें उन्होंने एक्स वाई विचारधारा का प्रतिपादन किया। इस प्रकार से डगलस मैकग्रेगर के अनुसार इस विचारधारा को प्रतिपादन करने के लिए उन्हें मानवीय व्यवहार तथा मनोवृत्तियों के आधार पे 2 परस्पर विरोधी विचारधाराएं प्रस्तुत की। उन्होंने 2 परस्पर विरोधी विचारधाराएं प्रस्तुत की। उन्होंने एक एक्स विचारधारा और दूसरी वाई विचारधारा। इस प्रकार से डगलस मैकग्रेगर के अनुसार कार्य स्थल पे कार्य की अभिव्यक्तियों के अनुसार उन्होंने 2 प्रकार की जो विचारधाराएं हैं, एक ऋणात्मक विचारधारा और एक धनात्मक विचारधारा, 2 प्रकार की विरोधी विचारधाराएं प्रस्तुत की। ऋणात्मक जो उनकी जो विचारधारा है उनका नाम उन्होंने एक्स विचारधारा नाम दिया, और धनात्मक जो है
उसको उन्होंने वाई विचारधारा के नाम से प्रस्तुत किया। इस प्रकार से मैकग्रेगर ने मानवीय व्यवहार एवं अभिवृत्ति या कार्य के आधार पे जो कार्यशील व्यक्ति हैं उनमें दो प्रकार की परस्पर विरोधी विचारधाराएं प्रस्तुत की। जो ऋणात्मक आधार पे होती है उसको उन्होंने अक्ष नाम दिया, और जो धनात्मक आधार पे होती है उसको उन्होंने वाई नाम से संबोधित किया। इस प्रकार से विचारधारा का प्रतिपादन किया। अब इनका हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जो है वो है अक्ष विचारधारा। अक्ष विचारधारा डगलस मैकग्रेगर की ये जो विचारधारा है ये ऋणात्मक आधार पे प्रस्तुत की गई। ऋणात्मक दृष्टिकोण है वो प्रस्तुत किया गया। इसमें परंपरागत विचार जो है उनको इसमें सम्मिलित किया जाता है, और ये मानवीय व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। मानवीय व्यवहार जो है उसको कंट्रोल या नियंत्रित करने का प्रयास इसके द्वारा किया जाता है। अतः ये निम्न मान्यताओं के ऊपर आधारित है। निम्न मान्यताओं के ऊपर आधारित है। पहला जो है, एक औसत कर्मचारी जो है वो स्वभावतः आलसी होता है, कार्य को बोझ मानता है, कार्य करने से बचना चाहता है, कार्य में उसका मन नहीं होता। इसके ऊपर आधारित है। दूसरी जो इसकी मान्यता है वो है कि कर्मचारी इसमें अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करते, उत्तरदायित्व को बोझ मानते हैं, उत्तरदायित्व से बचना चाहते हैं, कर्मचारी काम इसमें कम करना चाहते हैं। ये विचारधारा मान के चलती है। तीसरा है, एक कर्मचारी जो होते हैं वो परंपरागत विधियों से ही काम करना चाहते हैं, परिवर्तनों से बचना चाहते हैं, परिवर्तनों का विरोध करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नई विधियां नहीं अपनाई जाएं, जबकि परंपरागत या पुरानी जो विधियां चल रही हैं उसके अनुसार ही काम किया जाना चाहिए। ये विचारधारा मान के चलते हैं कि कर्मचारी जो होते हैं वो महत्वाकांक्षी नहीं होते तथा सृजनशील भी नहीं होते। नई नई उपकरण विधियां जो होती है, नई नई विचारधारा या नव परिवर्तन वगैरह आदि या नई वस्तुओं उत्पादन वगैरह आदि में भी वो ध्यान नहीं देते हैं। इस प्रकार से ये सृजनशील नहीं होते। पांचवें मानते के साथ ये कल्पनाशील भी नहीं होते। इस प्रकार से ये जो विचारधारा है ये कर्मचारियों को भय, प्रताड़ना या डरा धमका करके इस प्रकार से कार्य करने के ऊपर अधिक बल देती है। और कर्मचारी जो होते हैं वो आत्म केंद्रित होते हैं, पेशेवर होते हैं, लाभ के लिए ज्यादा काम करते हैं, स्वार्थी ज्यादा होते हैं। इस प्रकार की जो कई बातें जो है इसमें देखने पाते हैं, इनके आधार पे ये जो विचारधारा है ये चलती है। दूसरे प्रकार की जो विचारधारा जो आती है वो है इसमें वाई विचारधारा। वाई विचारधारा अक्ष विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। ये ऋणात्मक की बजाय धनात्मक दृष्टिकोण अपनाती है। इसमें नवीन विधियां हैं उनका प्रयोग किया जाता है। ये मानव को नियंत्रित की बजाय इसमें स्वतंत्रता के ऊपर ज्यादा ध्यान रखती है। तो इस प्रकार से ये जो विचारधारा है इसकी जो मान्यताएं हैं, इसकी मान्यताएं ये हैं कि कर्मचारी जो है वो संस्था के प्रति लगाव रखते हैं और स्व प्रेरित होकर के ही कार्य करना चाहते हैं। कर्मचारी परिवर्तनों का विरोध नहीं करते, खुद परिवर्तन करना चाहते हैं और नई नई विधियों का प्रयोग करते हैं। कर्मचारी इसमें उत्तरदायित्व को बोझ नहीं मानते बल्कि उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं और अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन निष्पादन सही प्रकार से करते हैं। इसमें कर्मचारी जो होते हैं वो महत्वाकांक्षी होते हैं,
सृजनशील होते हैं, कल्पनाशील होते हैं। तो इस प्रकार से सभी कार्य जो होते हैं इस आधार पे किए जाते हैं। इस पे कर्मचारी जो होते हैं कार्य करने के लिए स्व प्रेरित होते हैं, स्वतः प्रेरित होते हैं और काम को अपना दायित्व मान के स्वीकार करते हैं और उसको समय के ऊपर निष्पादन करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से आत्म केंद्रित वगैरह नहीं होते। ये जो विचारधारा है इसमें कर्मचारी पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, नियंत्रित नहीं होते और इसमें कर्मचारी को भय, दंड, प्रताड़ना आदि वजह होते हैं उसका भी सहारा नहीं लिया जाता। तो इस प्रकार से मैकग्रेगर के अनुसार ये अभिप्रेरण की जो विचारधाराएं हैं मानव व्यवहार एवं अभिव्यक्तियों के आधार पर इनको दो भागों में बांटा। एक अक्ष और दूसरी जो है वो वाई विचारधारा, दो भागों में बांटते हैं। इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। इसमें ये विचारधारा जो है वो कर्मचारियों को स्वभावतः आलसी मानती है, काम से बचना चाहते हैं। इसमें कर्मचारी जो होते हैं वो काम से बचना नहीं चाहते। ये परिवर्तनों का, इस विचारधारा में परिवर्तनों का विरोध करते हैं, इस विचारधारा में परिवर्तनों को स्वीकार करते हैं। इसमें परंपरागत विधियों को काम में लिया जाता है, इसमें नवीन विधियों को काम में लिया जाता है। इसमें कर्मचारी महत्वाकांक्षी नहीं होते, इसमें कर्मचारी महत्वाकांक्षी होते हैं। इसमें कल्पनाशील नहीं होते, इसमें कल्पनाशील होते हैं। इसमें सृजनशीलता जो होती है उसको स्वीकार नहीं किया जाता, इसमें सृजनशीलता को स्वीकार किया जाता है। इसमें कर्मचारी जो होते हैं उसको भय, दंड आदि का सहारा लेकर नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस प्रकार से मैकग्रेगर के अनुसार अभिप्रेरण की एक्स और वाई विचारधारा जो प्रस्तुत की गई। उसके बाद में अभिप्रेरण की जो फोर्थ जो विचारधारा आती है और जो कॉन्सेप्ट या थ्योरी है वो है विलियम ओची की जेड विचारधारा। विलियम ओची की जेड विचारधारा, विलियम ओची की जेड विचारधारा का जहां तक क्वेश्चन है, जेड विचारधारा का जो प्रतिपादन है वो प्रबंध शास्त्री जो है विलियम ओची, इन्होंने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया। जेड विचारधारा का प्रतिपादन 1981 में इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जापानी चैलेंज। ये जो पुस्तक लिखी गई यहाँ पे अमेरिका और जापान की बड़ी बड़ी कंपनियों का अध्ययन करने के पश्चात ये उन्होंने पुस्तक लिखी तथा जापान और अमेरिका की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनका विश्लेषण और शोध करके उसके आधार पे इन्होंने जेड विचारधारा का प्रतिपादन किया। इसलिए विलियम ओची का मानना है कि अमेरिका और जापान की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी प्रबंध व्यवस्था किस प्रकार से होती है। उनके अनुसार उन्होंने अमेरिका के बजाय जापान की जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनकी श्रेष्ठता के आधार पे उनको अच्छा माना, इस आधार पे उन्होंने इस विचारधारा का भी प्रतिपादन किया, इसमें उसको सम्मिलित किया। विलियम ओची की जो जेड विचारधारा है इनका जो मुख्य जो आधार इन्होंने माना, तीन बातें इसके अंदर सम्मिलित की गई, तो है विश्वास जो है, दूसरा है मर्मज्ञता और तीसरा आत्मीयता। इनका मूल आधार इन्होंने माना है। इसके पश्चात विलियम ओची की जेड विचारधारा की जो मान्यताएं हैं या एक प्रकार से विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित है।
तो जेड विचारधारा की मान्यताएं विलियम ओची के अनुसार जेड विचारधारा की मान्यताएं निम्नलिखित है, जिनका निम्न बिंदुओं के आधार पर अध्ययन किया जा सकता है। पहला है आजीवन रोजगार योजना। विलियम ओची का मानना है कि मनुष्य को, कर्मचारी को आजीवन रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए। एक बार कार्य पे लगा देने के पश्चात ये नहीं उसको बार बार हटाया जाना चाहिए, उसको पूर्ण अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। मंदी काल के दौरान भी कर्मचारियों की छटनी नहीं करनी चाहिए, उनको हटाया नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से मंदी काल के दौरान भी कंपनी स्वयं अपना हानि उठा करके, लॉस उठा करके, उसके बावजूद भी अगर कर्मचारियों को काम के ऊपर रखती है तो कर्मचारियों को संस्था के प्रति अपनत्व की भावना विकसित होती है और कर्मचारी संस्था को अपना मान करके सही प्रकार से काम करते हैं। दूसरा जो इसके अंदर आता है वो है मंद गति से मूल्यांकन। मंद गति से मूल्यांकन ये जो विचारधारा है ये बताती है कर्मचारियों का जो मूल्यांकन किया जाता है वो मंद गति से किया जाना चाहिए। और किसी भी संस्था के योगदान में एक व्यक्ति का सहयोग नहीं होता, एक व्यक्ति का योगदान नहीं होता, संस्था के अंदर सभी जो व्यक्ति होते हैं उनका योगदान होता है। इस प्रकार से जो भी निर्णय लिए जाते हैं, मूल्यांकन किया जाता है, वो व्यक्तिगत के आधार पे न होकर के बल्कि सामूहिक रूप से होना चाहिए। कर्मचारियों की अगर पदोन्नति की जाती है तो वो लंबवत आधार पे न करके समतल आधार पे की जानी चाहिए। और उसका जो मूल्यांकन जो होता है, अक्सर कई कंपनी होती है 1 या 2 साल में उसका मूल्यांकन करती है, तो उसका जो मूल्यांकन इस प्रकार से जापानी कंपनियां करती हैं वो 10 वर्षों पे करती हैं। तो उसका जो मूल्यांकन होता है वो काफी मंद गति से होना चाहिए, सामूहिक रूप से होना चाहिए और समतल आधार पे होना चाहिए। ये नहीं कि एक श्रृंखला में उच्च अधिकारी होते हैं उसका प्रमोशन कर दें, क्योंकि सभी का योगदान होता है। इस प्रकार से उनका जो मूल्यांकन किया जाता है वो सामूहिक रूप से किया जाना चाहिए। तीसरा जाता है जीवन वृत्ति योजना। जीवन वृत्ति योजना के अंतर्गत कर्मचारी जो होते हैं इनको विशेषज्ञता प्रदान नहीं की जानी चाहिए, बल्कि संस्था में कार्य करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनको विशिष्टीकरण के स्थान पे गैर विशिष्टीकरण अपनाया जाना चाहिए। नॉन स्पेशलाइजेशन जो होता है वो अपनाया जाना चाहिए। इसके अंदर कर्मचारी किसी क्षेत्र विशेष के बारे में नहीं, कार्य को अलग अलग भागों में बांट करके जिम्मेदारी नहीं सौंपी जानी चाहिए, बल्कि कर्मचारी जो होते हैं उसको गैर विशिष्टीकरण के आधार पर संगठन के अंदर सभी कार्य जो होते हैं उनकी पूरी जानकारी उनको प्रदान की जानी चाहिए। उसके बाद में चौथा जो आता है इसमें वो है मानवोचित व्यवहार। संस्था में कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ मानवोचित व्यवहार किया जाना चाहिए, मानव जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। इसके अलावा कर्मचारी का जो ध्यान होता है वो केवल कार्य स्थल पर ही नहीं रखा जाना चाहिए, कार्य स्थल तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका जो ध्यान है वो उसके परिवार तक, उसकी रुचि क्या है, उसकी समस्याएं कौन कौन सी है, पारिवारिक समस्याएं कौन कौन सी हैं, बच्चों संबंधी समस्याएं कौन कौन सी हैं, उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे कर्मचारी जो होता है संस्था के प्रति अधिक उनको लगाव उत्पन्न होता है और सब तो वो मोटिवेट होते हैं। उसके बाद में 5वां जो आता है वो है सामूहिक निर्णय
सामूहिक निर्णय, विलियम ओची का मानना है कि संस्था में लिए जाने वाले जो निर्णय होते हैं वो व्यक्तिगत आधार पर न होकर के सामूहिक निर्णय लिए जाने चाहिए। और दूसरी, जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसमें संस्था में सभी कर्मचारियों को सामूहिक आधार पर उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। जो भी निर्णय संस्था के अंदर लिए जाते हैं, विशेषकर जो कर्मचारियों से संबंधित होते हैं, उनमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। जिन निर्णयों के अनुसार कर्मचारियों को कार्य करना है, इस प्रकार से कर्मचारी जो होते हैं उन निर्णयों का विरोध नहीं करेंगे, उनमें सहयोग देंगे। इस प्रकार से निर्णय प्रक्रिया जो होती है वो सामूहिक होनी चाहिए और कर्मचारियों को भी इसमें भागीदार बनाया जाना चाहिए, सहभागिता प्रदान की जानी चाहिए। छठा जो आता है वो है मानवीय संसाधन विभाग, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो होता है, मानवीय संसाधन विभाग जो है इसकी स्थापना की जानी चाहिए। मानव संबंधित सभी प्रकार की मानव संसाधन विभाग जो होता है, जिसके अंतर्गत संस्था में काम करने वाले मानव या कर्मचारी होते हैं, उससे संबंधित की जाने वाली सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो इससे सम्मिलित होती हैं। जैसे भर्ती है, चयन है, प्रशिक्षण है, मूल्यांकन है, पदोन्नति है, स्थानांतरण है, सभी प्रकार की जो बातें हैं वो इसमें आती हैं। कर्मचारियों संबंधित सभी प्रकार की जो भी समस्याएं होती हैं या उनके द्वारा समाधान किए जाते हैं, उनकी मांगे होती हैं या उनसे विचार विमर्श है, इसके लिए मानवीय संसाधन विभाग की स्थापना की जानी चाहिए। और सातवां जो आता है औपचारिक नियंत्रण, विलियम ओची के द्वारा संस्था के अंदर संबंध स्थापित करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए औपचारिक नियंत्रण अपनाया जाना चाहिए। औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार के होते हैं। औपचारिक होते हैं संस्था के विधिवत रूप से उच्च स्तर से निम्न स्तर तक होते हैं, नियम कानून कायदे बनाए जाते हैं, उनके अनुसार ही कार्य करवाया जाता है। इसलिए कर्मचारी जो होते हैं उनके ऊपर औपचारिक नियंत्रण न होकर के अनौपचारिक नियंत्रण अपनाया जाना चाहिए। अनौपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत कर्मचारी बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं और उनकी सभी प्रकार की जो बातें होती हैं, सभी प्रकार के जो विचार वगैरह होते हैं उनको जाना जा सकता है, जबकि औपचारिक स्तर पे ऐसा कार्य नहीं हो पाता है। इस प्रकार से विलियम ओची के द्वारा औपचारिक नियंत्रण के स्थान पे अनौपचारिक नियंत्रण पद्धति अपनाई जानी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने ये जो अपना 4 का जो चैप्टर मैंने आपको शुरू किया था, इसमें अभिप्रेरणा के बारे में, मोटिवेशन के बारे में हम लोगों ने शुरू किया था। अभिप्रेरणा सबसे पहले इसका मीनिंग या अर्थ हम लोगों ने अध्ययन किया। इसमें मैंने आपको बताया था किसी भी संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारियों की आंतरिक भावनाएं, इच्छाएं, उद्वेग, संवेग आदि का पता लगा करके उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे वे संस्था की प्रगति में अपना अधिकतम योगदान दे सकें। उसके बाद में कई प्रकार की मैंने आपको विशेषताएं बताई थी इसमें, जैसे ये सतत प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, आंतरिक अनुभव है, लक्ष्य आधारित होती है, जटिल प्रक्रिया होती है, सकारात्मक होती है, नकारात्मक होती है, संपूर्ण व्यक्ति को प्रभावित होता है, कारण और परिणाम में संबंध होते हैं, अनेक विधियां होती हैं। इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। उसके बाद में इसकी आवश्यकता और महत्व के बारे में पढ़ा। लक्ष्य आधारित होती है, कार्य क्षमता में वृद्धि है, संसाधनों का अधिकतम उपयोग है, ख्याति का निर्माण है, संबंधों का अच्छा निर्माण है, आवर्तन उपस्थित दर में कमी है। ये चीजें भी मैंने आपको इसमें बताई थी। उसके बाद में इसकी टेक्निक जो है उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। एक्सेस के बारे में वित्तीय और अवित्तीय दोनों प्रकार की जो इसकी टेक्निक है उनके बारे में हम लोगों ने विस्तार से वर्णन किया। और लास्ट में हमने मोटिवेशन की जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, इनके बारे में भी हमने विस्तार से पढ़ा है। 4 प्रकार की मैंने आपको बताई। आवश्यकता क्रमबद्धता विचारधारा 5 प्रकार की मान्य आवश्यकताओं पे आधारित है और अब्राहम मास्लो मनोविज्ञानी द्वारा प्रतिपादित की गई। दूसरी हाइजेनबर्ग की जो विचारधारा है, द्विघटक विचारधारा, आरोग्य घटक, अभिप्रेरक घटक, इन दो के आधार पर प्रतिपादित की गई। और उसके बाद में तीसरी जो विचारधारा है वो मैंने आपको बताई
डगलस मैकग्रेगर की XY विचारे धारा जो मानवीय व्यवहार अभिव्यक्ति और कार्यस्थल पे उनकी जो स्थिति होती है उसके आधार पर ऋणात्मक और धनात्मक दो प्रकार की विचारधारा हम लोगों ने पढ़ी XY विचारधारा के बारे में। और उसके बाद में अमेरिका और जापान की बड़ी बड़ी कंपनियों का अध्ययन करने के पश्चात और जेड विचारधारा का प्रतिपादन किया था परमन शास्त्री विलियम ओजी। इन्होंने 1981 में एक पुस्तक लिखी हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जापानी चैलेंज। इसमें इन्होंने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया। इस प्रकार से ये अपना 4 का जो चैप्टर था ये हम लोगों ने पढ़ा। कल इसके बाद में जो है देखो हम लोग और नेक्स्ट जो चैप्टर आता है नेतृत्व लीडरशिप उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।